सोचिए, क्या बेजान पत्थर, कुछ पुरानी कविताएं और सदियों पुराने सिक्के, क्या ये हमें पूरे के पूरे साम्राज्यों की कहानी सुना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम इन्हीं छोटे छोटे सुरागों को एक साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे प्राचीन भारत के नए साम्राज्यों और राज्यों की एक पूरी तस्वीर सामने आती है। तो चलिए शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। एक ऐसा राजा जो एक हाथ में तो तलवार थामे है, एक महान योद्धा है, और दूसरे ही पल वही हाथ वीणा के तारों पर थिरक रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? एक ही इंसान एक महान योद्धा भी और एक माहिर संगीतकार भी? ये सवाल हमें एक स्कूल के बच्चे अरविंद की कहानी की तरफ ले जाता है। उसे एक प्ले में महान राजा समुद्रगुप्त का रोल मिला। अब उसने तो सोचा था कि भाई शाही कपड़े पहनो, मूंछों पर ताव दो और जोर जोर से तलवार चलाओ, बस। लेकिन जरा सोचिए वो कितना हैरान हुआ होगा जब उसे पता चला कि उसे तलवार के साथ साथ वीणा भी बजानी है। वीणा, एक योद्धा राजा और संगीतकार। आखिर ये समुद्रगुप्त थे कौन? तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम मिलेंगे उस अभिनेता और राजा से, यानी समुद्रगुप्त की दोहरी पहचान को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे पत्थर में प्रशंसा की कविताएं हमें उनके बारे में बताती हैं। इसके बाद हम उनके 4 हिस्सों वाले साम्राज्य की रणनीति को जानेंगे। फिर बात होगी अन्य राजा, अन्य कहानियों की, और आखिर में हम झांक कर देखेंगे कि उस दौर में राज्यों में जीवन कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात समुद्रगुप्त की, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें उनके बारे में पता कहाँ से चलता है। तो देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं ना, उसका ज्यादातर हिस्सा हमें एक ही जगह से मिलता है। वो है इलाहाबाद का एक पुराना पत्थर का स्तंभ, जिस पर एक बहुत लंबी कविता खुदी हुई है। और ये कविता लिखी किसने थी? उनकी ही दरबारी कवि और मंत्री हरिशेन ने। इस तरह की खास कविताओं को एक नाम दिया गया था, प्रशस्ति। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है कि प्रशंसा में। और उस दौर में ये एक तरह का ट्रेंड था। दरबारी कवि अपने राजाओं की तारीफ में, उनका महिमा मंडन करने के लिए ऐसी कविताएं लिखते थे। और हरिशेन ने अपनी प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की क्या जबरदस्त छवि बनाई है। वो लिखते हैं कि समुद्रगुप्त का शरीर युद्ध में लगी कुल्हाड़ियों, तीरों, तलवारों, इन सब से मिले सैकड़ों घावों के निशानों से भरा था। लेकिन कवि की नजर से देखिए, ये घाव उनके शरीर को खराब नहीं, बल्कि और भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक बना रहे थे। मतलब ये एक असली योद्धा की निशानी थी। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ये सिक्का देखिए, ये उस योद्धा की छवि से एकदम अलग एक बिल्कुल दूसरी कहानी कहता है। इस सिक्के पर समुद्रगुप्त बड़े आराम से, शांति से बैठकर वीणा बजा रहे हैं। तो देखा, एक तरफ वो खूंखार योद्धा जिसके शरीर पर सैकड़ों घाव हैं, और दूसरी तरफ एक कलाकार, एक संगीतकार, एक ही राजा के 2 रूप। तो सवाल ये उठता है कि ये योद्धा, कलाकार राजा अपने इतने बड़े साम्राज्य को चलाता कैसे था? आखिर क्या थी उसकी रणनीति? इसका जवाब भी हमें उसी प्रशस्ति में मिलता है। ये जो नक्शा है, ये उसी प्रशस्ति में दी गई जानकारी के आधार पर बनाया गया है, और ये हमें समुद्रगुप्त की गजब की रणनीति के बारे में बताता है। उन्होंने अपने साम्राज्य को सिर्फ जीता नहीं, बल्कि उसे 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटा, और हर हिस्से के लिए एक अलग ही पॉलिसी अपनाई। तो उनकी रणनीति क्या थी? देखिए, हरे रंग का इलाका है आर्यावर्त, जो उनके साम्राज्य का केंद्र था। यहाँ के 9 राजाओं को हराया और उनके राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। कहानी खत्म। लेकिन दक्षिण के जो लाल डॉट्स वाले 12 शासक थे, उन्हें हराया तो, पर सरेंडर करने के बाद उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया। कहा, तुम राज करो, बस हमारी अधीनता मानते रहो। बैंगनी और नीले जोन वाले जो पड़ोसी और बाहरी राज्य थे, वो तो खुद ही तोहफे लेकर आते, उनके आदेश मानते, और कुछ ने तो अपनी बेटियों की शादी भी उनसे करवाई। तो ये सिर्फ तलवार के जोर पर राज करना नहीं था, ये एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। ये समझना कि किससे लड़ना है और किसे दोस्त बनाना है। आप देखिए, उस दौर में समुद्रगुप्त ही अकेले महान राजा नहीं थे। उनके जैसे और भी कई शक्तिशाली शासक थे, और जहां ताकतवर लोग होते हैं, वहां जबरदस्त मुकाबला भी होता है। तो चलिए अब मिलते हैं एक और बड़े राजा हर्षवर्धन से। इन्होंने आज से करीब 1400 साल पहले राज किया था, और इनके बारे में हमें जानकारी 2 जगहों से मिलती है। एक तो इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी, हर्षचरित, और दूसरा मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग, जो काफी समय तक हर्षवर्धन के दरबार में मेहमान बनकर रहे, और उन्होंने जो देखा वो सब लिखा। हर्षवर्धन के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा थे दक्षिण के एक बहुत ही ताकतवर राजा पुलकेशिन द्वितीय।
ये चालुक्य वंश के सबसे मशहूर शासक माने जाते हैं और मजे की बात यह है कि इनके बारे में भी हमें जानकारी एक प्रशस्ति से ही मिलती है जो इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखी थी। तो अब मैदान सज चुका था। ये थी उत्तर और दक्षिण की सीधी टक्कर। एक तरफ थे हर्षवर्धन जो उत्तर के बेताज बादशाह थे और अब नर्मदा नदी पार करके दक्कन को भी जीतना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे पुलकेशिन द्वितीय जो दक्कन के रक्षक थे। उन्होंने कसम खा ली थी कि हर्षवर्धन को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और इस जंग का नतीजा क्या हुआ? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन की सेना को रोक दिया, वो जीत गए। इस शानदार जीत के बाद उनके कवि रवि कीर्ति ने अपनी प्रशस्ति में एक बड़ा ही मजेदार जुमला लिखा। देखिए, हर्ष का मतलब होता है खुशी, तो रवि कीर्ति ने लिखा कि इस हार के बाद हर्ष यानी हर्षवर्धन अब हर्षित नहीं रहे यानी खुश नहीं रहे। क्या कमाल का कटाक्ष है! शब्दों के इस खेल से ही उस हार की गंभीरता का अंदाजा लग जाता है। ठीक है, राजाओं और उनकी लड़ाइयों की तो बहुत बातें हो गई, लेकिन सवाल ये है कि इन बड़े बड़े साम्राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, सरकार कैसे काम करती थी, और सबसे जरूरी आम लोगों की जिंदगी कैसी थी। तो इस दौर में एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बड़े दिलचस्प बदलाव आए। पहली बात, कई जरूरी सरकारी पद अब वंशानुगत हो गए, मतलब पिता के बाद बेटा ही मंत्री या अधिकारी बनता था। दूसरी बात, एक ही इंसान के पास कई कई बड़े बड़े पद होते थे। और तीसरी, जो बहुत जरूरी बात है, लोकल लेवल पर मतलब शहरों में वहां के बड़े बड़े बैंकर्स, व्यापारियों के लीडर, ये लोग भी शासन चलाने में अहम भूमिका निभा रहे थे। तो पावर अब सिर्फ राजा के महल तक सीमित नहीं थी, वो बाहर भी फैल रही थी। और फिर एक और बड़ा बदलाव आया जिसे हम सामंत सिस्टम कहते हैं। ये सामंत कौन थे? ये पावरफुल मिलिट्री लीडर होते थे जो जरूरत पड़ने पर राजा को अपनी सेना देते थे। अब राजा उन्हें सैलरी नहीं देता था, बदले में उन्हें जमीन का एक बड़ा टुकड़ा दे देता था। सामंत उस जमीन से टैक्स वसूलते और अपनी सेना का खर्चा चलाते। पर इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क था। जैसे ही राजा कमजोर पड़ता, ये सामंत फौरन आजाद हो जाते और खुद को ही राजा घोषित कर देते थे। और इसी सिस्टम की वजह से आगे चलकर भारत में कई छोटे छोटे राज्य बने। अब आते हैं आम आदमी पर। सच तो ये है कि उनके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। इतिहास अक्सर राजाओं की ही कहानी लिखता है, फिर भी हमें कुछ झलकियां मिलती हैं। कहाँ से? कालिदास जैसे महान कवियों के नाटकों से, या फिर फाश्यान जैसे विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन से। और ये झलकियां एक अलग ही कहानी बताती हैं। एक तरफ तो प्रशस्तियां राजा की जीत के गुणगान गा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बाण भट्ट हमें बताते हैं कि इस जीत की असली कीमत कौन चुकाता था। वो लिखते हैं कि जब राजा की विशाल सेना किसी गांव के पास से गुजरती थी तो वो अपने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ जाती थी। सेना के हाथी लोगों की झोपड़ियों को रौंद डालते थे। पूरा माहौल ऐसा हो जाता था मानो पूरी दुनिया धूल में समा गई हो। ये हमें दिखाता है कि राजा की कहानी और प्रजा की कहानी में कितना बड़ा फर्क होता है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। साम्राज्य अपनी शान और शौकत की कहानियां तो बड़े बड़े पत्थरों पर हमेशा के लिए लिखवा देते हैं, लेकिन उन करोड़ों आम लोगों की कहानी का क्या, जो उन विशाल सेनाओं और आलीशान महलों की परछाई में अपनी जिंदगी गुजार देते थे? उनकी कहानी कौन लिखेगा? इस सवाल पर एक बार जरूर सोचिएगा।